SDSG क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमने वर्णमाला का पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है। जाइए दोस्तों देखिए वर्णमाला पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कैसे लग रहे हैं। उसके बाद आज हम वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 में देखने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो TGT PGT हो या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जो कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहले में क्या दिया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है इसमें कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है 2, 3, 4, 5। क्या क्या दिया है दोस्तों 2, 3, 4, 5। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। पहला स्वर क्या होगा ह्रस्व होगा। क्या होगा ह्रस्व। दूसरा क्या होगा दीर्घ। तीसरा क्या होगा पलतु होगा। क्या होगा पलुतु। क्या होगा तीसरा क्या होगा पलुतु होगा ना। तो क्या होते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर जब भी हमसे पूछे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और पलतु होते हैं। ठीक, उसके बाद ह्रस्व स्वर में कितनी मात्रा लगती है। कभी कभी पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। तो क्या बताएंगे कि ह्रस्व स्वर में के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, उ, री। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों 4 होती है, आ, ई, उ, री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। उस दिन हम उस वीडियो में भी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि हम दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, उसके बाद प्लुत स्वर क्या होते हैं। इस स्वर का प्रयोग हम अधिकतर संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है न, हिंदी भाषा में इस स्वर का बहुत कम ही प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। ठीक है, जैसे प्लुत स्वर में क्या होती है, दीर्घ स्वर में अगर पूछे कितनी मात्रा का समय लगता है इसके उच्चारण में तो क्या बताएंगे हम 2 मात्रा का समय लगता है। कितना दोस्तों 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत स्वर में पूछे तो कितना समय लगता है तो हम क्या बताएंगे 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे इसका उच्चारण करने में क्या होता है, हमें एक सांस को बहुत देर तक खींचे रहने पड़ता है, उसके बाद हम छोड़ते हैं, जैसे ओम। ठीक है, देखो हम कितना देर तक बोलते हैं इसको। आए समझ में दोस्तों सब क्या हुआ। उसके बाद आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है। देखिए बस देखो क्वेश्चन के हम एक दूसरे से रिलेट करके डालते हैं, जिससे बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहती है वो दूर हो सके कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक, उन्हीं प्रश्नों को हम वर्णमाला के पार्ट 3 में करा रहे हैं, और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 कराए हैं उसमें भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके डाले हैं। उसको आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में रिस्पांस जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं वर्णमाला के। ठीक है, चलिए आइए हम प्रश्न को देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत क्या है। ठीक, तो क्या है दोस्तों ये अभी हमने बताया कि ना स्वर के मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। तो क्या होंगे दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या होगा स्वर होगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हम स्वर का वर्गीकरण तो 3 प्रकार से किया जाता है। एक क्या होते हैं कि जिह्वा के आधार पर करते हैं, एक मुख के आधार पर करते हैं, ठीक, एक ओठों के। 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं दोस्तों 3 प्रकार से। हम कितने प्रकार से करते हैं 3 प्रकार से करते हैं। एक क्या करते हैं हम
ओठों के आधार पर करेंगे, उसके बाद मुख के आधार पर करेंगे और जिह्वा के आधार पर। ठीक, 3 प्रकार से करेंगे। आइए देखते हैं कि पूछ क्या रहा है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम आप सबको बताते हैं कि 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होगा? अग्रस्वर होंगे। दूसरा क्या होगा? मध्य स्वर। तीसरा क्या होगा? पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होंगे? पश्च स्वर होंगे। ठीक, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, तो ऊपर से लिखिए क्या होगा इसमें, क्या होंगे दोस्तों? फिर से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या होंगे? अग्रस्वर होंगे, उसके बाद दूसरा क्या होगा? मध्य स्वर। तीसरा क्या होंगे? पश्च स्वर। ठीक, आया समझ में? क्या होंगे? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हम आपको बताते हैं कि अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, देखिए अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे। अग्रस्वर, अग्रस्वर में कौन कौन से आएंगे देखिए कौन कौन से आएंगे। ई, बड़ी ई, ए, बड़ा ए। ठीक, ई ए आए क्या आएंगे? अग्रस्वर में आएंगे। मध्य स्वर में पूछा जाता है हमारे पेपर में कि मध्य स्वर कौन से हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर में कौन आएगा? आ, छोटा आ। सिर्फ एक वर्ड आता है, कौन सा आएगा? आ आएगा। उसके बाद हम देखिए पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे। पश्च स्वर, पश्च स्वर में देखिए दोस्तों, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि पश्च स्वर में जिसकी आकृति 3 की जैसे हो वो सारे स्वर किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए देखो कैसे हम आपको बताते हैं। बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और उसके बाद क्या होगा? अंग्रेजी वाला आ। ठीक, देखिए सबकी आकृति कैसे है? 3 की जैसे है ना। इससे याद रख सकते हैं आप सब ना कि पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं। जिसकी आकृति 3 की जैसे हो सारे स्वर किस में आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही सा आ है, वही छोटा वाला आ है। ठीक, आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है ना। वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन देखिए, वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। ठीक, आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर, बताइए कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, हम मतलब कि पूछ रहा है कि हम जिन सब वर्डों या शब्दों का उच्चारण सिर्फ क्या करते हैं? हम मुख से करते हैं, उन्हें क्या कौन से कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? निर्नुनासिक स्वर। कौन से होंगे? निर्नुनासिक स्वर होंगे। हम निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, बताइए। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम केवल अपने मुख से करते हैं, नाक की सहायता नहीं लेंगे। ठीक है, उन्हें हम कौन सा स्वर कहेंगे? निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। और अनुनासिक स्वर किसे कहा जाता है, जानते हैं दोस्तों? अनुनासिक स्वर कहा जाता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हम मुख की सहायता से के साथ साथ नाक की भी सहायता से उसका उच्चारण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहा जाता है। सारे व्यंजनों के जो पंचाक्षर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वरों की संख्या अगर पूछो तो कितनी बताना है? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद वृत्ताकार स्वर क्या होता है? हमने बताया ना कि स्वर को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो एक होता है हमारे
ओठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उसमें कौन सा आएगा, एक आएगा वृत्ताकार स्वर और एक आएगा अवृत्ताकार स्वर आएगा। ठीक, उसमें से वृत्ताकार क्या होगा कि जिनको बोलने में हमारी ओठ क्या होती है, वृत्त के आकार से हो जाती है, जैसे ऊ उ ऊ ओ आओ। ठीक, ये चार वर्ण क्या होंगे, वृत्ताकार स्वर में होंगे। और आ ई पढ़ने में क्या होता है, हमारा मुख, हमारे ओठ क्या होते हैं, वृत्ताकार नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों हम प्रश्न नंबर 5 में क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। क्या पूछ रहा है इसमें कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन देखते हैं हम, पश्च संवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और व्यंजन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्च संवृत स्वर। क्या होंगे, पश्च संवृत स्वर होंगे। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्त मुखी स्वर है। देखिए आपको हम ऊपर समझाए ना, अगले क्वेश्चन में हमने ऑप्शन के माध्यम से इसका डिस्कशन किया ना, इस प्रश्न का, कि आपसे बताएगी हम ओठों की आकृति पर स्वर को कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 प्रकार से बांट सकते हैं ना। उधर जिह्वा के आधार पर पूछा था ऊपर प्रश्न में, नीचे देखो यहाँ प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्त मुखी स्वर है ना। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें, देखिए थोड़ा देखो, ई ऊ बड़ा ऊ ओ ना, अभी आपको हम समझाए ना। इसमें क्या होगा आप सब बताइए कि ऑप्शन क्या होगा कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर पूछ रहा है इसमें कि आवृत्त मुखी स्वर है। ठीक है, क्या होगा बताइए, कौन सा होगा बताइए। आवृत्तमुखी पूछ रहा है ना, वृत्तमुखी नहीं पूछ रहा है। उसमें क्या होगा कि वृत्तमुखी में जिसकी आकृति हमारे ओठों में वृत्त का, ऑप्शन से समझ में आ रहा है ना, वृत्त मतलब कि गोल हो जाए, ऊ ओ आओ। और अवृत्त में क्या होगा कि गोल नहीं होगा, बोलने पे जैसे आ ई। देखो हमारी ओठी की आकृति जैसे है कि वैसे है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, ई, पहला ऑप्शन क्या होगा, ई। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ मतलब क्या होता है कि जिनका उच्चारण हम अपने ओठों के माध्यम से करते हैं उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, तो ओष्ठ व्यंजन पूछ रहा है। ओष्ठ व्यंजन में क्या आते हैं, पा फा बा भा मा। क्या आते हैं, पा फा बा भा मा। आप ऑप्शन देख के खुद बता सकते हैं कि इनमें से कौन से ओष्ठ वर्ण नहीं है। मा भी है, बा का उच्चारण भी होता है, ऊ का भी उच्चारण क्या होता है, ओठों के माध्यम से होता है। ठीक है, ऊ हमारे ऊ का उच्चारण अगर आप अपने ओठों को पकड़ लीजिए, एक ऊपर या चाहे नीचे का एक फलक पकड़िए और ऊ बोल के दिखाइए, आप नहीं बोल सकते हैं। बिना ओठों के संपर्क के आप ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ओठ क्या होता है, ओठों के उच्चारण में भी हम ओठों की ऊ का उच्चारण में हम ओठों की सहायता लेते हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, आ। अच्छा दोस्तों बताइए कि आ का उच्चारण स्थान क्या है, कमेंट में आंसर कीजिए कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ का उच्चारण स्थान क्या है, हमारा कंठ है। क्या है, कंठ है। उसको हम सूत्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, अकुह विसर्जनीयानां कंठः। ठीक है, आ का से लेकर के क्या करते हैं, अंगा तक के जो उच्चारण स्थान होते हैं, देखो अकुह विसर्जनीयानां, जो अंक अह आते हैं, जो हमारा विसर्ग और अनुस्वार होता है, उसका भी उच्चारण स्थान हमारा क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है प्रश्न नंबर 8 में क्या है,
कंठ तालु कौन सा है। पूछ रहा है कि कंठ ताल कौन सा है, मतलब कौन से वर्ड का उच्चारण हमारा कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है। गले और दोनों ताल मतलब क्या होते हैं, जो जिनका उच्चारण हम चा छा जा झा, जिन वर्डों का उच्चारण ताल के माध्यम से होता है उन्हें क्या कहते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं, चा छा जा झा होते हैं। ठीक, इसमें कौन सा पूछ रहा है कि कंठ ताल वर्ड कौन से होंगे, बताइए आप। मैंने बताया ना अभी ऑप्शन में कि उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, और या और शा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इचु यशानाम तालु, क्या है, इचु यशानाम तालु। ठीक, और ये जो या का उच्चारण तालु, लेकिन जो ये मूर्धन सा दिया है इसका उच्चारण स्थान क्या जानते हो, इसका उच्चारण मूर्धा है। जो टा ठा ठा का उच्चारण जिससे किया जाता है वो जो ए वाला है, ए वाला, एक मिनट, जो इसमें ये क्या दिया है, जो ये दिया है सा, देख रहे हो, ये मूर्धन्य सा है। इसके बाद देखिए अब हम क्या कहते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 9 पे क्या देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है हमसे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, और वर्णमाला से संबंधित इतने अच्छे प्रश्न उसमें डाले गए हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये सब प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसे ही प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जिससे कि हम को अगली वीडियो आपके लिए फिर नेक्स्ट डे अगली वीडियो हम किसका डालेंगे, विराम चिन्हों का डालेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ई चा छा जा झा, क्या पूछ रहा है, ई चा छा जा झा आदि का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए दोस्तों, कितने अच्छे प्रश्न है ना, कंठ से, मूर्धन्य से, तालु से, ओष्ठ से। अब इसका आंसर हम थोड़ा वेट करेंगे आप सबका, कमेंट में रिस्पॉन्स दीजिए कि आप इसका उच्चारण स्थान क्या है। मैंने हर प्रश्न में आपको समझाया ना कि कौन कौन से वर्ड के उच्चारण का स्थान क्या है, सूत्र के माध्यम से भी, वैसे भी बता करके। तो आप इसका आंसर दीजिए, हम 1-2 मिनट आपका वेट करते हैं कि आप ज़रूर बताएंगे कि आप सबको समझ में आ रहा है ना कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कि ई चा छा जा झा आदि का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, तालु होगा। क्या होगा, तालु होगा, ऑप्शन नंबर सी। तालु से किसका उच्चारण स्थान हो, किसका उच्चारण स्थान है, चा छा चा वर्ग का, चा छा जा झा न्य, और ई और किसका है, जो शरीफा वाला शा होता है, कौन सा शा होता है, ए वाला शा। इसका भी उच्चारण स्थान, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, ए वाला सा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इसको हम सूत्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं दोस्तों, इचु यशानाम तालुहु, ई, उसके बाद ए शरीफा वाला जो शा है, उसके बाद चा छा जा झा या, और या समझ रहे हैं ना, ए या और शा और ई और ई। उसके बाद चा वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। आया समझ में दोस्तों। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं। आइए हम 10वें प्रश्न में पहुंच गए हैं। शा का उच्चारण स्थान है। चलिए दोस्तों, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना दोस्तों, कैसे लग रहे हैं बताइए, प्रश्न आप सबको अच्छे लग रहे हैं। शा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। अभी हमने बताया ना कि सा, देखो मैंने हर प्रश्न को एक दूसरे से रिलेट किए हैं। ऊपर वाला प्रश्न, नीचे वाला प्रश्न। देखो प्रश्न बनाने की मतलब कि पेपर में कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न हमारे पेपर में पूछते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक उन्हीं प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, मैंने उन्हें एक एनालिसिस किया कि हाँ ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें पार्ट 3 में डाला है। शा का उच्चारण स्थान है
दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। कौन सा ऑप्शन होगा? अभी मैंने बताया ना, ऑप्शन नंबर बी तालु। क्या होगा? तालु होगा। ठीक, ऊपर समझ पूरा भी डिस्कशन किया हमने कि क्या होंगे। चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 11 में देखें। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न में, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ, महाप्राण। बताइए, आप सब बताइए, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं कि अल्पप्राण कहलाएंगे कि अंतस्थ कहलाएंगे कि महाप्राण? क्या कहलाएंगे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन ए। कैसे संयुक्त व्यंजन कैसे कहेंगे? चलो हम बताते हैं आप सबको। देखिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, जब दो व्यंजन एक साथ जब मिल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और अल्पप्राण किसे कहते हैं? दूसरा ऑप्शन देखिए, ये वाला। अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या कहते हैं, हमारे मुख से थोड़ी हवा, मतलब धीरे से बोलेंगे तब भी आवाज निकल जाएगी, जैसे क, ग, अंग, मतलब बहुत कम एनर्जी लगती है। और उसी प्रकार अगर हम महाप्राण में क्या देखेंगे, जैसे ख, घ, छ, ना देख रहे हैं ना, झ, उन्हें बोलने में क्या होती है, हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है। ठीक है, हम उन्हें थोड़ा उष्मा के साथ मतलब तेजी से बोलते हैं, तब जाके आवाज़ निकलती है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होते हैं? या, व, र, ला। क्या होता है? एक मिनट फिर से देख लीजिए, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, व, र, ला। ठीक, चारों ऑप्शन देख लीजिए ना, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ और महाप्राण। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोगवाह हैं? आयोगवाह किसे कहते हैं बताइए, कि हिंदी वर्णमाला में कितने आयोगवाह हैं? कौन कौन से आयोगवाह हैं बताइए? आयोगवाह की संख्या कितनी है हमारे हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन नंबर ए 2 है। कितने हैं? 2 है। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक, ये क्या है? अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। ये क्या है? इसको देखिए, ये क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार है। ठीक, और ये क्या है? इसका निशान क्या है? ये क्या है? विसर्ग। विसर्ग है। क्या है? अनुस्वार और विसर्ग है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोगवाह हैं? ऑप्शन नंबर ए। कितने हैं? 2। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह की संख्या, आयोगवाह हम किसे कहते हैं? जो ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं ना। क्या होते हैं इनकी गणना? ना तो हम स्वर में करते हैं ना ही व्यंजन में करते हैं, लेकिन इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से किया जाता है। समझ में आया? इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम आयोगवाह कहते हैं। पेपर में पिछली बार वो क्या कहते हैं, वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में कितने आयोगवाह हैं। जब अगर हम पढ़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए, 2 होंगे कि 3 होंगे कि 5 होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए स्क्रीन पे हमारे प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? निम्न में कौन सा व्यंजन क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। जिस साल वो क्या कहते हैं बीएड एंट्रेंस में हो गया, या हिंदी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे पुलिस की परीक्षा हो गई, आरओ का हो गया, ऐसे सब प्रश्न मतलब नॉर्मली प्रश्न ये सब क्या है, वर्णमाला के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये सब आते हैं कि निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सा, ला, झा, ञ। कौन से बताइए दोस्तों? इनमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से देख लीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ला। ला हमारा क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है।
पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। जैसे कि देखो हम ला ला बोलेंगे तो क्या होगा हमारा, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा के दोनों जो प्रसव मतलब कि जो किनारे किनारे का भाग है, जब हम देखो ला जब बोलते हैं तो ला के जो बगल के भाग है उनसे हमारी जो वायु है दोनों बगल की साइड से निकल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। सिर्फ ला ही एक ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण करते वक्त हमारे जिह्वा के दोनों बगल साइडों से हवा बाहर निकलती है, ठीक है। उसी को हम प्रसव कहा जाता है, मतलब कि पार्श्व, दोनों जिह्वा के पार्श्व जो है इससे हवा निकलती है। चलिए दोस्तों हम 14 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछ रहा है हमसे, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। उस दिन हम पार्ट 1 में हम आपको बता रहे थे ना कि महाप्राण व्यंजन को हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। देखो प्रश्न में भी बनाया गया है कि महाप्राण ध्वनिय व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। बताइए आप सब कमेंट बॉक्स में महाप्राण ध्वनिय व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, बताइए। दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, इसको हम टिक माध्यम कैसे देखते हो, पहला तीसरा पांचवा। क पहले क आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, कौन से व्यंजन आएंगे बताइए, ग आएगा, और पांचवे पे कौन आएगा, अंग आएगा, ठीक। और दूसरे पे क्या आएगा, ख आएगा, और चौथे पे क्या आएगा, घ आएगा। दूसरे और चौथे व्यंजन देखिए क्या आएगा महाप्राण ध्वनिय में, जैसे हम का वर्ग ले रहे हैं तो क्या आएगा, ख आ जाएगा, और हमारा कौन सा आ जाएगा, ग। ये दूसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। आया दोस्तों समझ में, कितना अच्छा प्रश्न था ना, देखिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आप सबके लिए लाए हैं। तो एक बार तो ज़रूर आप सबका बनता है रिस्पॉन्स कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जहाँ अपने दोस्त में ग्रुप में शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं हमारे। आइए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। या का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु। बताइए दोस्तों ये या का उच्चारण स्थान क्या है। अभी हमें देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हमने आपको पहले ही सब समझा दिए ना कि यीचु यसा नाम तालु, लितु लसा नाम दंता, उपमूर्धन्या नाम ओष्ठा। ये सब सूत्र के माध्यम से आराम से हम याद कर सकते हैं कि जिससे हम पेपर हॉल में आराम से इन सभी क्वेश्चनों को इजी तरीके से 1 सेकंड में कर सकते हैं। समय ही नहीं लगेगा कि हम बार बार उच्चारण करके देखें कि हम कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ से हो रहा है कि ताल से हो रहा है कि दंत से हो रहा है, ठीक। तो क्या होगा, या का उच्चारण स्थान बताइए आप सब कमेंट में आंसर दीजिए। या का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तालु होगा ना। आराम से ईचू यसा नाम तालु, देखो बोलने पर ई आ रहा है, या भी आ रहा है, सा भी आ रहा है, बस उसके बाद चावर के व्यंजन आ जाएंगे। उसमें देखना क्या है, समझना क्या है, सूत्र याद करो, उसके बाद आराम से ट्रिक के माध्यम से देख लो कि यह का उच्चारण स्थान क्या है। आइए हम अब लास्ट प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे कि प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। बताइए कितना अच्छा है ना प्रश्न कि प, फ, ब, भ, म का व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान मतलब कि इनका उच्चारण स्थान क्या है पूछ रहा है हमसे। क्या होंगे, ओष्ठ होंगे। बिना ओठों के हम बोल सकते हैं प, फ, ब, भ, म, बताइए, नहीं बोल पाएंगे ना। पापा बोलो यार, देखो पापा बोलने पे क्या हम वो एक तरफ सिर्फ नीचे का ओठ पकड़ लें और पापा बोल के दिखाओ, आप सब नहीं बोल पाओगे ना। बाबा, पापा, मामा नहीं बोल पाएंगे ना। भाभी बोल पाओगे, बिना ओठ की सहायता से हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक। अब हम लास्ट प्रश्न नंबर 16, इसका ऑप्शन क्या होगा, ओष्ठ होगा। पा, फा, बा, भा, मा, इसको ओष्ठ में उ भी आते हैं। क्या क्या आते हैं हमारे, उ और उ भी आएंगे। अभी हमने बताया था ऊपर ना कि उ भी आएगा। इसको हम देखो सूत्र के माध्यम से उपमूर्धन्या नाम ओष्ठः, ठीक है ना। उपमूर्धन्या नाम ओष्ठः व्यंजन से भी हम याद रख सकते हैं। और जैसे दंत का याद है, लिटु लसा नाम दंतः। सब सूत्र है, कितने अच्छे से आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्त
आप सब बताइएगा ज़रूर कि पार्ट 3 वर्णमाला का आप सबको कैसे लगा। अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ मन करे तहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, जिससे कि हम नेक्स्ट पार्ट और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।